नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कुछ कहावतें आपने सुनी होंगी। मान न मान मैं तेरा मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और एक और है, जहां देखे तवा परात, वहीं बिताई सारी रात। तो इस देश में, बल्कि मैं तो कहूंगा कि उत्तर भारत में और दिल्ली के आसपास कुछ ऐसे चेहरे हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली भूमिका में रहते हैं। इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार संसद में खड़े होकर के आंदोलन जीवी नाम दिया था, और मुझे लगता है बड़ा परफेक्ट नाम है। जब तक ये लाइमलाइट में ना हो, कैमरों की जद में ना हो, मीडिया की सुर्खियों में ना हो, अखबारों में हेडलाइन ना बनते हो, तब तक इनका खाया हुआ हजम ही नहीं होता। और आंदोलन चाहे किसी का भी हो, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के हो, ये लोग वहां पहुंच जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो लंबे से लंबा खींचे, विकृत से विकृत हो जाए, ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में टकराव लंबा खींचे। यही हाल है इस बार। इन कुछ महिला पहलवानों की जो एक वो थी, आंदोलन था जो जंतर मंतर पर चला जनवरी में भी और अप्रैल में भी, उसको लेकर के जनवरी में तो उन्होंने किसी को अपने पास नहीं आने दिया, मंच नहीं दिया। अप्रैल में पता नहीं क्यों उन्होंने रणनीति बदल ली और बहुत सारे लोग वहां भाषणबाजी के लिए पहुंच गए। एक तरीके से ये आंदोलन इन आंदोलन जीवियों को ने हाईजैक कर लिया। और इनमें कौन कौन लोग थे जिन्होंने हाईजैक किया? एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा सत्यपाल मलिक, फिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी और टिकैत बंधु राकेश टिकैत और नरेश टिकैत। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ मंत्रियों ने भी वहां हाजिरी लगाई थी। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भी वहां पहुंचे थे। कई तरह के अलग अलग समय पर आंदोलनों के हिस्सा रहे या आंदोलनों के पीछे रहे लोग इनको बरगलाने की कोशिश कर रहे थे और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हुए और इस सीधे से मसले को बहुत पेचीदा बना दिया। अब सूचना आ रही है उन सारे कांडों के बाद जो इन्होंने 28 मई को किया, नई पार्लियामेंट के लोकार्पण के दिन जिस तरीके से पुलिस से टकराव किया, इनको हिरासत में लेना पड़ा, बाद में छोड़ा गया, इन पर मुकदमे कायम हुए, ये लोग हरिद्वार पहुंच गए अवार्ड वापसी गैंग की तर्ज पर के अपने जितने भी अवार्ड हैं इनको हम गंगा में बहा देंगे। फिर वहां नरेश टिकैत पहुंच गए, वो अवार्ड उन्होंने ले लिए। फिर सारे खिलाड़ियों को लेकर के अपने आवास पर पहुंच गए, बंद कमरे में कोई बातचीत हुई और उसके बाद ये मामला पेचीदा पेचीदा होता गया। जिस दिन ये सब हुआ उससे अगले दिन मुजफ्फरनगर जिले के सोरम में पंचायत, उधर उससे अगले दिन कुरुक्षेत्र में पंचायत, पंचायत क्या ये महापंचायत नाम देते हैं, और उसके बाद सोनीपत के मुंडलाना गांव में पंचायत। इस बीच ये भी जानकारी मिली कि गृह मंत्री अमित शाह ने इनसे मुलाकात की है, इन्होंने समय मांगा था। मुलाकात के बाद एक चर्चा शुरू हुई, और ये चर्चा क्यों शुरू हुई? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि जो नाबालिग पहलवान जिसकी तरफ से पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है, उसने अपनी शिकायत वापस ले ली है पटियाला हाउस कोर्ट से। बाद में इसका खंडन भी किया इन लोगों ने। इन्होंने कहा कि नहीं, कोई शिकायत वापस नहीं ली गई है, ये सब फेक न्यूज़ है। इसके बाद एक और खबर चलनी शुरू हुई कि साक्षी मलिक ने, जो रेलवे में ओएसडी है,
उसने अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली है, यानी अपने कामकाज पर लौट गई है। और ये भी खबरें चली मीडिया में कि साक्षी इसमें जो पहलवान हैं ये, इनका जो आंदोलन है, इसमें फूट पड़ गई है और साक्षी मलिक इनसे अलग होकर के अपने काम पर लौट गई है। इसके बाद साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान, इन सब के बयान आने शुरू हुए और इन्होंने कहा कि हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटे हैं, हम आंदोलन से भी पीछे नहीं हटे हैं। हम आने वाले कुछ दिनों में आंदोलन के स्वरूप के बारे में भी, अपनी रणनीति के बारे में भी जानकारी देंगे, ऐलान करेंगे। हमारी रेलवे के प्रति भी जिम्मेदारी है, इसलिए बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अपने अपने कामों पर लौट गए हैं, अपनी नौकरी पर लौट गए हैं। अगर आप अपने काम पर लौट गए हैं, अपनी नौकरी पर लौट गए हैं और आपको अचानक ये भी याद आया कि रेलवे के प्रति भी आपकी कोई जिम्मेदारी है जहां आप काम करते हैं, या आपके परफॉर्मेंस के बल पर रेलवे ने जब आपको सर्विस दी थी, अहम पद पर नियुक्त किया था, तो आपको अचानक वो काम याद आया। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि गृह मंत्री अमित शाह से जब ये लोग मिले, तो अमित शाह का जो रुख था वो बहुत कड़ा था। जहां एक और उन्होंने इन्हें नसीहतें दी कि आप लोग अति उत्साह में, जोश में भूल गए हैं कि पुलिस की अपनी एक प्रक्रिया है जांच की, उसमें समय लगना स्वाभाविक है। गवाहों से भी बातचीत करनी है, जिस पर आपने एलिगेशन लगाए हैं उसके भी बयान दर्ज करने हैं, साक्ष्यों को भी देखना है, दूसरी तमाम चीज़ों को देखना है, और आप पुलिस को समय देना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। और उससे पहले ही आप एक्यूज की, जिस पर आपने आरोप लगाए हैं, ब्रजभूषण सिंह, उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस जोश में समझदारी को ना भूलें और ये जरूर आश्वासन देते हैं कि दिल्ली पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। और आपको ध्यान होगा, अमित शाह के इस कड़े रुख के बाद ही अगले दिन जो मुंडलाना सोनीपत में इनकी पंचायत हो रही थी, जिसमें सतपाल मलिक, जयंत सिंह, गुरनाम चढ़ूनी और कुछ और लोग पहुंचे हुए थे, वहां बजरंग पूनिया ने ये कहा कि अभी आप कोई फैसला ना करें, हम अपनी तरफ से एक पंचायत बुलाएंगे, यानी पहलवान मिलकर के एक पंचायत और करेंगे। सोरम, मुजफ्फरनगर, कुरुक्षेत्र और मुंडलाना के अलावा अभी एक और पंचायत होगी और उसमें हम आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग सबको एकजुट करना चाहते हैं, यानी खापों के प्रतिनिधियों को भी, जो दूसरे संगठन हैं उनको भी। तो ये कहने की इनको जरूरत क्यों पड़ी बजरंग पूनिया को? जाहिर है इनको लग गया कि यहाँ तो जूतों में दाल बंटनी शुरू हो चुकी है। टिकैत बंधु जो हैं वो अलग अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, सोरम में महापंचायत करके, कुरुक्षेत्र में अलग ही पंचायत, और वहां तो बड़ी तूतू में भी हुई है आपस में, कुछ लोगों को उठा करके बाहर भी कर दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें मीडिया में बयानबाजियां की गई एक दूसरे के खिलाफ। और तीसरा यहाँ एक मंच सजा था मुंडलाना सोनीपत में। तो इनको लगा कि ये तो सो कॉल्ड किसान नेता ही खेमों में बटे हुए हैं, खापों के चौधरी भी खेमों में बटे हुए हैं, ये हमारी लड़ाई क्या लड़ेंगे। और कहीं ना कहीं उनको ये भी लगा कि कुछ लोग हैं जो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनके कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो सर्वविदित है कि बजरंग पूनिया हो, साक्षी मलिक हो या फोगाट बहनें हो, इनके पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो इनको कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो अपने हिसाब से इन्हें आंदोलन स्थल पर बैठाने की और उसे लंबा खिंचवाने की कोशिश करते रहे हैं। वहां पर जो कुछ हुआ है
जिस जिस तरह के चेहरों को इन्होंने बुला करके मंच दिया है और उन्होंने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ बयानबाजी की है, कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए हैं, उसके बाद तो बहुत स्पष्ट हो गया कि यौन शोषण का आरोप, एफआईआर दर्ज होना, ये एक अलग बात है। और जिस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं, जिस तरह के नेताओं को मंच दिया जा रहा है, ये एकदम अलग ही बात का संकेत दे रहे हैं। अब आप जरा सोचिए और इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, या सत्यपाल मलिक हैं, या गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, या टिकैत बंधु हैं राकेश और नरेश, इनकी जो लैंग्वेज है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी, और जयंत चौधरी भी इसमें शामिल हो गए बाद में, इन सब का जो मकसद है वो क्या है? और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आपकी बहू बेटियों के साथ कोई ऊंच नीच हो गई है, किसी ने छेड़छाड़ कर दी है, या इससे आगे की कोई हरकत कर दी है, तो क्या आप उन बेटियों को सड़क पर लेकर के बैठेंगे? उनके साथ बैठ करके आप भाषणबाजी देंगे? सरकार को कोसना शुरू करेंगे? इसमें सरकार की गलती क्या है? और अगर किसी एक संघ के किसी पदाधिकारी पर आपको, आपके मन में रोष है और उस पर आपने आरोप लगाए हैं, तो केवल इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आप पूरी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर देंगे? ये गंभीर सवाल हैं जिन पर जनता विचार भी कर रही है, देख भी रही है, और इनके आंदोलन को लेकर के उनके मन में एक परसेप्शन भी बन रहा है। तो मेरा जो मूल प्रश्न इस प्रोग्राम के जरिए है वो ये है कि ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सत्यपाल मलिक, टिकैत बंधु, चढ़ूनी, ये सब जो आंदोलन का हिस्सा बने थे और इस आंदोलन को लंबे से लंबा खींचना चाहते थे, और इसके पीछे जो इनकी सोच है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी 2024 में होने हैं, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद, और 10 साल से हुड्डा परिवार और कांग्रेस वहां सत्ता से बाहर हैं। 9 साल तो हो ही गए हैं, 10वां साल अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में एक और पर्दे के पीछे गोटियां बिछाई गई हैं ताकि हरियाणा सरकार को भी बैकफुट पर धकेला जाए। इन पहलवानों के जरिए जो जाट कम्युनिटी है, जो मतदाता हैं, जाट जाट मतदाता, उनको यूनाइट किया जाए। क्योंकि 2019 के नतीजे देख लीजिए, 2014 के नतीजे देख लीजिए लोकसभा के। 2014 में हरियाणा की 7 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, 2019 में 10 की 10 सीटें जीत ली। तो इनके मन में ये है कि चलो एक बहाना मिल गया है, राजनीतिक स्कोर किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि आपके समाज की इन पहलवान बेटियों के साथ अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ है, अगर कोई ऊंच नीच हुई है, तो इनको लेकर के आप जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे, भाषणबाजी करेंगे, मतलब उनका सहारा लेकर के आप राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी अगर इन सारे खिलाड़ियों की ये सूचना आ रही है कि ये लोग अपने अपने काम पर लौट गए हैं, तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, चढ़ूनी, सतपाल मलिक, टिकैत बंधुओं के लिए, अरविंद केजरीवाल जैसों के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि इससे इनका मंच तो छीन ही गया है, जिसको ये बहाना बना करके मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।